नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत, अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आंतरिक ऊर्जा मतलब जो आपके अंदर है नहीं तो ख़त्म है, तो जो भी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार एक ही चीज़ है, उसका नाम क्या है? तापमान, टेम्परेचर। तो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर, तापमान पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? देखो मैं बताता हूँ। E इक्वल टू 3/2 RT, E इक्वल टू 3/2 nRT, फिर E इक्वल टू 3/2 KT और E इक्वल टू 3/2 nKT, फिर E इक्वल टू RT और E इक्वल टू mRT। ये T जो है ना, T है टेम्परेचर और E है एनर्जी। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट है, नियत है। तो हम बोलते हैं कि आंतरिक ऊर्जा E जो है वो किस पर डिपेंड करती है? तापमान पर। और तापमान भी कौन सा? परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वह वाला टेम्परेचर जिसको हमको किस में दिखाना पड़ता है? केल्विन में। कल भी बताया था, काय में? केल्विन में। और हम भी जानते हैं कि 273 डिग्री सेल्सियस मतलब वैल्यू मेरे पास में काय में आएगी? डिग्री सेल्सियस में, और उसको काय में बदलना पड़ेगा? केल्विन में। तो 273 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अपना हो गया, निपट गया। अगला है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल एट कांस्टेंट प्रेशर, द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना? नियत दाब पर गैस का आयतन क्या कर दिया? दुगना। तो अणुओं की स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा का क्या होगा? देखिए बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा था ई का फार्मूला 3/2 RT। तो ई किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। RT नहीं तुमको RT दिखाई दे यहाँ, है ना? RT उतारू नहीं, RT। T क्या है? टेम्परेचर। और R क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। तो E किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रेशर, P क्या है? कांस्टेंट। और अगर P कांस्टेंट है, नियत है, और आपको क्या बोल दिया कि भाई आयतन को दोगुना करो, तो आयतन वॉल्यूम अगर दोगुना हुआ तो कैसे हुआ? डबल हुआ तो कैसे हुआ? तो अगर आपको डबल करना हो वॉल्यूम को तो कैसे करेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम को अपन को डबल करना है। तो उसका तरीका है कि यहाँ पर एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स का नियम। काय का नियम? चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर दाब नियत है तो आयतन परम ताप के समानुपाती। तो आपने क्या डबल करा? आयतन को कहाँ से ले गए? V से 2V पर। तो तापमान को भी कहाँ से ले गए? T से 2T पर। मतलब आपने क्या बढ़ाया? तापमान। आपने तापमान को क्या कर दिया है? डबल। और आप जानते हो कि अगर तापमान डबल होगा तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? इसलिए आंसर कौन सा आएगा? दोगुनी हो जाएगी। स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल। बात समझ में आई? आगे बढ़ाते हैं, पर आगे बढ़ने के पहले सीख जाओ, काम खत्म। गैसों के संबंध में हमारे पास में एक महान वैज्ञानिक थे। महान हमारे पास तो सभी वैज्ञानिक क्या हैं? महान।
पहले वाले का नाम है बॉयल, बॉयल का नियम। बॉयल नाम के वैज्ञानिक ने बॉयल का नियम दिया। उन्होंने कहा जो भी कहूँगा नियत ताप पर कहूँगा। काय पर कहूँगा? नियत ताप। और उन्होंने कहा कि नियत ताप पर दाब और आयतन के बीच उल्टा रिश्ता है। अगर तुम दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, दाब घटाओगे तो आयतन बढ़े, दोनों के बीच में रिश्ता उल्टा। बॉयल के बाद में आपके अभी अभी वाले चार्ल्स भैया, चार्ल्स ने कहा जो भी कहूँगा नियत दाब पर कहूँगा। और उन्होंने कहा कि आयतन परम ताप के समानुपाती। और तीसरा गेलुसाक। कौन सा साक? गेलुसाक। तो गेलुसाक का नियम क्या बोलता है? गेलुसाक ने कहा कि मैं जो भी कहूँगा नियत आयतन पर कहूँगा, और नियत आयतन पर कहूँगा दाब परम ताप, प्रेशर जो है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में अभी वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर को क्या किया? डबल। टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम भी डबल, सॉरी वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल, और अगर टेम्परेचर डबल होगा तो एनर्जी भी डबल, इसलिए आंसर आ गया। पर तीनों नियम मैंने एक बार में ही बता दिए तुमको, नियत ताप, नियत दाब, नियत आयतन। और नियत साफ होकर, नियत साफ रहकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। तो जीवन में कुछ कर गुजरना हो तो नियत साफ होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए तापक्रम पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रति मोल औसत ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। बेटा अभी अपन ने देखा E बराबर क्या लिखते हैं? 3/2 RT। R और 3/2 तो नियत, तो E समानुपाती T। अगर दोनों का ताप नियत है, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ताप नियत है तो ऊर्जा भी क्या होगी? नियत। तो अगर मैं कहूँ कि E1/E2 बराबर T/T, क्योंकि दोनों के तापमान बराबर हैं, तो E1/E2 का मान कितना आएगा? 1/1 कहाँ है? डी में। तो क्या बोल रहा हूँ, अगर तापमान बराबर है तो ऊर्जाएं भी बराबर, तापमान बराबर ऊर्जा बराबर, तापमान बराबर ऊर्जा बराबर, क्योंकि तापमान और ऊर्जा का कैसा रिश्ता है? सीधा। आगे बढ़ते हैं। द्विपरमाणुक अणुओं के लिए गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होगा। द डायटोमिक गैस रेशो ऑफ हीट, स्पेसिफिक रेशो ऑफ हीट, Cp और Cv। देखो अब ध्यान देना, पहली बात Cp क्या होता है? स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इंग्लिश में क्या बोलें? एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब Cv कुछ भी नहीं, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने बोलकर रखा है कि गामा होता है स्पेसिफिक हीट, और वो होता है Cp और Cv का रेशो। अब याद रखने वाली बात है, जैसे मान लो मेरे पास में एकल परमाणु गैस, एकल परमाणु गैस मतलब वह गैस जिसके अणु में एक ही परमाणु, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये। फिर आता है द्विपरमाणु गैस। अब द्विपरमाणु गैस मतलब वह गैस जिसमें दो परमाणु हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन।
और भी हैं पर इनसे काम चलाएंगे। और तीसरी है बहु। बहु परमाणविक को हम पॉली एटॉमिक बोलेंगे, इसको डाई एटॉमिक, इसको मोनो एटॉमिक। इसमें CO2, CH4, H2S ऐसे। अब इन गैसों के लिए Cp चाहिए, इन गैसों का Cv चाहिए, और अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास गामा भी आ जाएगा। गामा निकालना हो तो Cp/Cv। तो Cp की वैल्यू होती है 5/2R, यहाँ पर होती है 3/2R, याद ही रख लेना। यहाँ पर 7/2R, यहाँ पर 5/2R, यहाँ पर 4R और यहाँ पर 3R, यहाँ पर ऊपर 5/3, 7/5, 4/3, 1.33, 1.40 और 1.66। तब मुझे किसका पूछा? द्विपरमाणु डाई एटॉमिक का। क्या है? 1.40। कौन सा ऑप्शन में दिखा? खत्म, जाओ मजे करो। ये किसका है? मोनो का। और ये किसका है? पॉली का। पर मुझसे पूछा डाई का, 1.40। खत्म। चार्ट अगर याद है तो आपका काम बन जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टू गैसेस A एंड B हैविंग इक्वली टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर। भाई दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम। T, P and V are mixed together. The temperature of mixture is T and volume V is equal than the pressure. वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हमारे पास में एक गैस A है, वो बोल रहा है कि उसका टेम्परेचर T है, उसका प्रेशर P है और उसका वॉल्यूम V है। फिर उसने कहा कि नहीं, हमारे पास एक और गैस है, इसका नाम B है, T है, P है और V है। फिर उसने कहा कि इन दोनों को मिला दो। मिला दिया हमने, मिलाया तो बोले टेम्परेचर T और वॉल्यूम V है। तो ये जो मिक्सचर बन रहा है, मिश्रण, इस मिश्रण का दाब बताओ। तो P मिक्स निकाल लेते हैं। तो P मिक्स का फॉर्मूला होता है P1 + P2, मतलब उनके व्यक्तिगत दाबों के योग के बराबर। P + P, ऊपर भी P नीचे भी P, सब P, तो खाएगा कौन फिर? 2P। मजाक वाली बात है। तो कितने P हो गया? 2P। सिंपल। अगर मान लो वो बोल देता, क्या बोलता? बोलने के लिए तो उसका अपन रखा हुआ है परीक्षा वाले को। वो बोलता कि भाई यहाँ पर 2P है और यहाँ पर 3P है, अब बताओ। हाय P खत्म। ठीक, तो बड़े सिंपल वाले क्वेश्चन है, हमारे लिए बहुत इजी है। तो वापस से लिख देता हूँ, जैसा था P था, यहाँ पर V था, यहाँ पर T था, यहाँ पर P था और V था। मिक्स कर दिया दोनों को, ये मिलाया, है ना। तो मिक्सचर का फार्मूला क्या है? P मिक्स इज इक्वल टू मिश्रण का दाब बराबर P1 + P2। बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर फॉलोइंग। 2 3 4 5 6। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एक गैस के 5 अणुओं की गति इतनी है और उनका निकालना है वर्ग, माध्य, मूल। वर्ग, मूल, माध्य, चाल, जो भी लगे वो। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो। वर्ग मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। मूल मतलब रूट लगाना है, और माध्य मतलब औसत। वर्ग, माध्य, मूल। इंग्लिश वालों के लिए रूट, मीन, स्क्वायर। अंग्रेजी में चलना पीछे से, हिंदी में चलना आगे से। हिंदी में किधर से? हिंदी वाले तो आगे से ही चलेंगे, पर अंग्रेजों काम ही अलग है, पीछे से। चलो शुरू करते हैं। देखो ये बेटा लिखा V, V के बाद में क्या लिखना है? RMS, ये चाहिए तुमको। देखो VRMS का एक तो पैदाइशी सूत्र है, वो मैं तुमको बता देता हूँ।
3RT/m होता है, 3RT/m। m क्या है? अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। जिसका वजन ज़्यादा होगा ना वो धीरे चलेगा। तो इस दुनिया में सबसे हल्का हाइड्रोजन है, तो सबसे तेज कौन चलेगा? हाइड्रोजन। मतलब कमरे में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब हैं, पर तेज कौन चलता है? और हम भी जानते हैं जो तेज चलता है उसको आवारा बोलते हैं, इसीलिए दुनिया वाले हाइड्रोजन को आवारा बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। पर सर प्रश्न ऐसा है ही नहीं, प्रश्न तो अलग ही टाइप का है। तो देखो बेटा, करना क्या है, कुछ आए नहीं आए, करते आना चाहिए। हिंदी वाले किधर से करेंगे और इंग्लिश वाले, रिजल्ट वही आएगा। चालू करते हैं। तो हमारे पास में हिंदी के हिसाब से चलते हैं। तो हिंदी में आगे क्या लिखा और इंग्लिश में पीछे स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो जो भी तुमको दिया है उसका क्या करो? स्क्वायर। तो तुमको क्या दिया है? 2, 2 का क्या करो? स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, जो भी दिया सबका क्या कर दिया? स्क्वायर। हिंदी में आगे से, इंग्लिश में पीछे से, एक ही काम हुआ। या आगे से कर रहे हो और इधर पीछे से। फिर अगला क्या है? माध्य। माध्य मतलब मीन, एवरेज लेना है। एवरेज लेना है, औसत लेने का आपको बचपन से सिखा कर रखा है। सबको जोड़ो, खोट खोट खूट खूट, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में जितनी संख्याओं को तुमने जोड़ा है उतने से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। कितने से? 5 से। हो गया? ये भी कर दिया तुमने, ये भी कर दिया। अब क्या लगाना है? रूट। रूट मतलब वर्गमूल, ये लगाया। चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में, रिजल्ट यही आएगा। तो करने का तरीका है, पहले वर्ग करो, फिर जोड़ो और संख्या से भाग, और फिर छतरी पहनो। अब क्या करना है? आप कुछ भी नहीं बचा बेटा, आप केवल गणित बचा है। सोलह 25 डिवाइडेड बाय, देखो बेटा जब भी मौका मिले ना कर डालो, पीछे नहीं रहना। 9 और 4 13, 13 में 16 जोड़े 29, 29 में 25 जोड़े 54, 54 में 36 जोड़े। या दूसरा तरीका देसी, 6 में 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 और 4 30, 30 का 0, हाथ में 3 है, 3। यहाँ लोगों के पास 1 नहीं है, तुम्हारे पास 3 है। 3 और 2 5, 3 2 5 6, 6 और हाथ का 3, 90/5। फिर मौका मिले फिर कर डालो, 5 से कम 5, 4, कितना आ गया? 18। देखो करनी में 18 है। अब देखो गणित कितना मज़ेदार विषय है। करनी में 18 है, अगर 16 होता तो बाहर 4 आता, 25 होता तो 5, पर ना 4 आएगा ना 5 आएगा। 4 और 5 के बीच का आया, कभी कभी बीच के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर VRMS बराबर न 4 होगा न 5 होगा। ए वाला नहीं हो सकता, बी वाला नहीं हो सकता, 3 हो ही नहीं सकता। जो होगा वो कौन सा होगा? डी। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, बोले मैं भी करके देखूंगा। बेटा हर बार करके नहीं देखना, कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो 4.24 4.24 इसका क्या होगा आंसर। सरल। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गैस के अणुओं की गति होती है। गैस के अणु चारों दिशाओं में, जिस तरह से आप बोलते हैं ना फिल्मों में, आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, वैसे ही गैस के अणु भी आपके चारों तरफ हमेशा घूमते रहते हैं। किस दिशा में? एक दिशा में? बोले नहीं, सभी दिशाओं में।
और सभी दिशाओं में जो घूमते हैं उसके लिए आता है 3 डायमेंशन, त्रिविमीय। तीनों विमाओं में कितनी विमाएं हैं? 3, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तीनों दिशाओं में घूम सकते हैं, इसलिए उनकी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। चलो, तो ये प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। परम ताप T पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग है। देखो भाई, वर्ग माध्यमूल वेग ये 3 kT/m, 3 mt/k, थोड़ा दिख नहीं रहा है, फिर से लिख देता हूँ। VRMS बराबर करनी 3 mt/k, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में अंडर रूट kT/m और VRMS बराबर 4 kT/m। तुमको अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग निकालना है। कौन सा वेग निकालना है? वर्ग माध्यमूल वेग। तो अभी अभी हमने VRMS का सूत्र देखा था। VRMS बराबर अंडर रूट 3 RT/m। तुम यार एक बात देखो, जिनमें 3 है ना वो अपना उत्तर है। नहीं नहीं, इन दो में से। अब देखो, ये 3 RT/m है ना, 3 RT/m। ये R/m जो होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये R के पहले K होता है। K इज इक्वल टू होता है R/Na। ये एवोगैड्रो नंबर है। कौन सा नंबर है? एवोगैड्रो नंबर। अब ये अगर m है तो m क्या है? अणुभार, मॉलिक्यूलर मास है। और m बराबर होता है m इंटू Na। m इंटू Na, ये m क्या है? एक अणु का भार। ये है मॉलिक्यूलर मास, और ये वाला क्या कौन सा है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। देखो, इस m को यहाँ पर रखता हूँ, तो VRMS बराबर इक्वल टू 3 RT, ये लिखा मैंने m और ये लिखा मैंने Na। R/Na तो क्या लिख सकता हूँ? K। तो VRMS बराबर अंडर रूट 3 kT/m। ढूंढो रे ढूंढो, ए में ही दिख गया सर, बी में भी दिख रहा। बेटा बी में गड़बड़ होगा, के ऊपर नीचे होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? ए वाला। अब लोग क्या है, बोले सूत्र याद कर लो। भाई सूत्र इतने थोड़ी याद कर पाएँ, इससे ही तो बनाए। तो एक इसका उपयोग करा 2, और ये है हमारा तीसरा ज्ञान 3, तब जाकर उत्तर आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्कृष्ट दोलन के लिए औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर। तो इसका उत्तर होता है KT, ए वाला आंसर। यहाँ पर 1/2 लिखा है, यहाँ पर 3/2 लिखा है, और यहाँ पर KT का वर्ग लगा है। तो अगर हमसे पूछे तो क्या बताएंगे? KT। ठीक है, उत्कृष्ट दोलन के। अब दोलन के स्थानांतरण आ जाता, कौन सा शब्द? स्थानांतरण या घूर्णन आता, तो फिर उत्तर ये रहता है। दोलन के लिए ये, स्थानांतरण और घूर्णन के लिए 1/2 KT। चलो आगे बढ़ाते हैं। कमरे के ताप पर द्विपरमाणु गैस की गतिज ऊर्जा प्रति मोल होती है। किसकी? द्विपरमाणु गैस की। अब देखो बेटा, ऊर्जा का सूत्र E बराबर होता है F/2 RT। E बराबर F/2 nRT। E बराबर F/2 KT। E बराबर F/2 nKT। E बराबर F/2 RT, और E बराबर F/2 mRT।
अब इसमें एक एक चीज़ क्या क्या है वो समझा देता हूँ। ई क्या है, तो ई तो आप जानते ही हो, कौन है, ऊर्जा, एनर्जी। अब यहाँ पर देखें तो आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगला टी, परम ताप, कौन सा ताप, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में लिखना सीधी बात ये है। हाँ, फिर उसके बाद एन क्या है, तो ये वाला एन है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। हाँ बेटा, फिर के क्या है, तो के है बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये भी नियतांक। फिर आया बड़ा एन, अणुओं की संख्या, बेटा छोटा एन मोलों की संख्या है, और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर कौन मिला, छोटा आर, छोटे आर को लिखते हैं विशिष्ट गैस नियतांक, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल है और ये स्पेसिफिक है, ये पूरे यूनिवर्स में ये बदलेगा नहीं और ये बदल जाएगा। और फिर कौन है, एम, तो एम क्या है, गैस का द्रव्यमान। तो ये मेरे पास में अलग अलग टर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं एकल परमाणु। अरे सर सब बताया पर एक चीज़ तो बताई नहीं, कौन, एफ। एफ है स्वतंत्रता की कोटि, कोटि रे कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, इंग्लिश में डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो एकल परमाणु गैस है ना, तो एकल परमाणु गैस या फिर हमारी ज़िंदगी में आ जाए आदर्श गैस, तो इसके लिए F का मान होता है 3, कितना, 3 खत्म। द्विपरमाणु गैस आए, अब द्विपरमाणु गैस अगर मेरी ज़िंदगी में आई तो F का मान कितना होगा, 3 + 2 = 5, +0 + 0 = 3। क्या लिख रहे हैं वो अभी समझा देते हैं, चिंता नहीं करना। +2 + 0 = 5। बहुपरमाणुक, बहुपरमाणु गैस, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। F = 3 + 3 + 0 = 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, पहला वाला नंबर जो है वो स्थानांतरण को दिखाता है, ट्रांसलेशन को, दूसरा वाला घूर्णन को दिखाता है, और तीसरा वाला जो है कंपन को दिखाता है, कंपन, घूर्णन, घूर रहा है, और स्थानांतरण ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पर एक ही दिशा में। तो ये, अब मुझसे क्या कहा कि द्विपरमाणु गैस के लिए बताना है। अब बताओ द्विपरमाणु गैस के लिए F का मान कितना है, 5। सूत्र में क्या रखेंगे, 5, मतलब जिसमें 5 हो वही अपना उत्तर है, 5/2 RT। तो कौन सा हो गया, बी वाला। कौन सा वाला, कौन सा वाला, देखो तुम बात को समझे नहीं। कई बार क्या करते हैं, कई बार करते क्या हैं, कुछ नहीं करते हैं, अरे कुछ तो करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, अरे कुछ तो कर दो रे। लोगों को ये 3/2 RT दिखता है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 3/2 RT आपने लिख दिया, ये अच्छी बात है, पर ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, और ये कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए 3 नहीं होता, E बराबर क्या लिखेंगे, 5/2 RT। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, 5।
तो यहाँ पर 5, तो समानुपाती T। तो उत्तर तो अभी भी इस प्रश्न में 1:1 ही आएगा, पर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 3 आएगा, 5 आएगा कि 6 आएगा। एकल परमाणु हुआ तो 3, आदर्श गैस हुआ तो भी 3, 2 हुआ तो 5 और बहु हुआ तो 6। अगर ये ध्यान देना है, ये F के मान लिखना है। एकल के लिए 3, द्वि के लिए 5 और बहु के लिए 6। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 ज़्यादातर लोग 3/2 लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, गलत है बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एवरी गेज बिहेव एज एन आइडियल गेज, प्रत्येक आदर्श गेज की तरह व्यवहार करती है। और यू आदर्श गेज, हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आदर्श नहीं है। केवल एकमात्र आदर्श कौन है? हॉस्टल। आदर्श हॉस्टल है पर आदर्श गैस नहीं है। तो आदर्श गैस कब होता है? तो कोई भी गैस अगर है तो वो अगर आदर्श गैस बनना चाहती है तो आपको तापमान उच्च रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। इसी पर वह क्या बन जाएगी? आइडियल। HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर क्या बनेगी? आदर्श गैस। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ए वाला ही उत्तर हो गया। उच्च ताप और निम्न दाब पर गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। चलो अगला प्रश्न। वाई डू द गैस हैव 2 स्पेसिफिक हीट, गैस के पास में 2 स्पेसिफिक हीट क्यों हैं, ये पूछा है। पहला है द गैस कैन बी हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको गर्म कर सकते हो, एज वेल एज आप उसको कांस्टेंट प्रेशर पर भी कर सकते हो, रेज ऑफ सेम टेम्परेचर। तो गैसेस कैन को एक्सिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ऑन। ये 4 रीज़न दिए, हिंदी में पढ़ते हैं। गैसों में 2 विशिष्ट ऊष्माएं क्यों हैं? क्योंकि तापमान में समान वृद्धि के लिए एक बार स्थिर आयतन पर और साथ ही एक बार स्थिर दाब पर, दोनों तरह से उसको हम गर्म कर सकते हैं। इसीलिए आपको याद हो तो मैंने कहा था एक CP है और एक कौन है? CV, और हमने पूरा क्या बनाया? चार्ट। इसीलिए उसकी कितनी विशिष्ट ऊष्माएं? 2। अगला प्रश्न आखिरी, देखो कुछ अलग सा दिख रहा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः है। ध्यान दीजिएगा। पहली बात, हमारी ज़िंदगी में शब्द लिखा हुआ है समतापी। समतापी के लिए अंग्रेजी शब्द है आइसोथर्मल। इसका मतलब क्या है? मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, मौसम बदल जाएगा पर तापमान नहीं बदलेगा। कौन नियत है बच्चों? तापमान नियत। ठीक। दूसरा, तापमान नियत है मतलब तापांतर 0 है, ताप का अंतर नहीं पैदा हुआ तभी तो नियत है। दूसरा शब्द आएगा रुद्धोष्म। रुद्धोष्म को हम कहते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊष्मा स्थिर रहेगी। ऊष्मा का मान क्या रहेगा? नियत। मतलब यहाँ पर T जो है वो नियत है और यहाँ पर Q जो है वो नियत है, और Q नियत है मतलब न ऊष्मा आएगी न ऊष्मा जाएगी, न देगा न लेगा, न ऊष्मा दे रहा है न ऊष्मा ले रहा है। तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक रुद्धोष्म। रोक कर रखा है ऊष्मा को, न जाएगी न आएगी। अब देखो हमसे विशिष्ट ऊष्मा पूछा तो S बराबर लिखते हैं Q/m डेल्टा थीटा। सर ये कहाँ से लाए? देखो बच्चों अभी सिखा देता हूँ। हमने पढ़कर रखा है कि जब जब भी तापमान बदलेगा, तापमान बदले तो आपको फार्मूला लगाना Q बराबर ms डेल्टा थीटा, और जब जब भी अवस्था बदले तब लगाना Q बराबर ml। तो मैं इसको लगा रहा हूँ।
विशिष्ट ऊष्मा क्या है, S बराबर Q बटे M डेल्टा थीटा, तापांतर, डेल्टा थीटा मतलब तापांतर। तो पहले वाले केस में देखो, पहला वाला केस मतलब ये समतापीय में, तो समतापीय में S बराबर ये लिखा आपने Q, ये लिखा आपने M, और डेल्टा थीटा का मान क्या है। गणित बोलता है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग दो, नहीं रे बेटा, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। दूसरे केस में चलो, S बराबर Q और M डेल्टा थीटा। देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, S 0 हो गया। क्या 0 हो गया, S। अब ये M और डेल्टा थीटा को इसमें गुणा करो, तो इधर भी क्या आना चाहिए, 0। तो इधर 0 तभी हो सकता है जब कौन 0 होगा, S। तो इस स्थिति में S का मान क्या है, 0। तो रुद्धोष्म में S का मान 0 है और समतापीय में अनंत है। एक बात बोलूं, कितनी सरल बात। जब आइटम पिघलता है, पिघलता मतलब क्या बदलती है, अवस्था, और जब भी अवस्था बदलेगी तो तापमान क्या रहेगा, नियत। उस समय विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, अनंत। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में सीरीज में आप जाकर देखो, पिछले चैप्टर में पूछा हुआ है, वहाँ पर आंसर भी हमने क्या लगाया, अनंत। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सीधे याद भी रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ छपा नहीं है, छपा छुपा नहीं है। तो यहाँ पर अनंत लिखा हुआ था, 0 अनंत, यहाँ पर अनंत और यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ अनंत अनंत कर देते हैं, और ये इन्फिनिटी अनंत है। 0 अनंत, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0 और 0 0। तो सही आंसर कौन सा हो गया, अनंत और 0। तो ये था हमारा गैसों के अणुगति सिद्धांत से संबंधित कार्यक्रम। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, इसके बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। हाउ डज द आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल आया, समतापी आया, समतापी प्रक्रम, पीवी आरेख बनाना है। कौन सा आरेख, पीवी, देखो यहीं सीख जाना। समतापीय, समतापी आइसोथर्मल की जब बात होती है ना, तो हमको याद करना चाहिए इसको, बॉयल को। और बॉयल ने क्या बोल कर दिया है कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, 1/V। तो अगर हम देखेंगे तो P और V के बीच में मुझे क्या बनाना है, ग्राफ। तो P और V के बीच में ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर आप देखो तो इसको बोलते हैं सीधी रेखा। कौन सी रेखा, सीधी रेखा। अब हमारे पास में क्या है, सीधी रेखा। बोले सीधी रेखा तो हो ही नहीं सकता, ये P और V के बीच का। हाँ, अगर V और T के बीच में आता तो सीधी रेखा है, तो क्योंकि अपन ने पढ़ कर रखा है V समानुपाती T। तो सीधा रिश्ता होता है तो लाइन सीधी रेखा, उल्टा रिश्ता होता है तो ग्राफ इसे नीचे की तरफ जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। दो में से एक कोई सा है, एक परवलय का भाग और एक है अति परवलय। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, एक अति परवलय। इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ये जो है ना, इसको अति परवलय बोलते हैं। हाइपरबोला, अति परवलय, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर कौन सा था, 14 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम परिभाषित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाय द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिका का शून्य नियम जो है वह हमको बताता है तापीय साम्य के बारे में। किसके बारे में, तापीय साम्य। तापीय साम्य के बारे में, टेम्परेचर के बारे में हमको बताता है। तो किसको परिभाषित करता है वो, तो किसको परिभाषित करता है, तो वो तापमान को परिभाषित करता है। इसलिए उसका उत्तर क्या है, डी। अगर हम नियम देखें तो नियम क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक आइटम ए है, वो उसका चक्कर बी के साथ चल रहा है। चक्कर नहीं चल रहा भाई, ऊष्मीय संतुलन में है। ऊष्मीय संतुलन, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहता है ये
कि ए बी को जितनी दे रहा है बी भी ए को उतनी, दोनों के बीच में बराबर का लेन देन चल रहा है। फिर बीच में आया एक और आइटम जिसका नाम अपन ने रख दिया सी। तो बोले सी का और ए का भी कुछ चल रहा है। किसका चल रहा है? सी और ए का। सी और ए का चल रहा है, बी और सी का भी कुछ चल रहा है। यार बहुत ही सिंपल बात है। बोले ए का किसके साथ? सी के साथ। बी का किसके साथ? सी के साथ। ए और सी के बीच, बी और सी के बीच में क्या है? ऊष्मीय संतुलन। तो इनके बीच में अगर ऊष्मीय संतुलन है तो उसका कहना है कि ए और बी के बीच में भी कुछ ना कुछ, मतलब इन दोनों के बीच में जैसा चल रहा है वैसा ही इन दोनों के बीच में भी चलेगा। और इसको हम बोलते हैं तापीय साम्य। और ये जिसको परिभाषित करता है, तो किसको परिभाषित कर रहा है? तापमान को। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तापमान। जबकि ये तीनों आपस में किस में है? ये तापीय साम्य में है। ये तीनों ए और सी दोनों का तापमान बराबर है, सी और बी दोनों का तापमान बराबर है, तो ए और बी का भी बराबर हो। अरे गणित जैसा यार, ए बराबर सी है, बी बराबर सी है, तो 100% ए बराबर होगा। तो ए का सी के साथ है, बी का सी के साथ है, बोले ए और बी का भी होगा। क्या होगा? तापीय साम्य। पर ये जो नियम है, ये नियम किसको परिभाषित करता है? तापमान को। इसलिए सही उत्तर कौन सा है? डी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following property make a gas different from condensed matter? गैस और संघनित ठोस, ये दोनों में क्या अंतर है ना? गैस को संघनित पदार्थ से अलग करता है। गैस में मुक्त सतह नहीं बन सकती है, गैस का कोई रंग नहीं होता, गैस उत्प्लावी बल लगा सकती है, गैसों में प्रवाहित होने की क्षमता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गैस जो होती है उसके पास में फ्री सरफेस, मुक्त सतह नहीं होती। देखो पानी होता है, पानी की भी क्या होती है? सतह। ऊपर वाली सतह जिस पर मच्छर बैठ जाते हैं वो मुक्त सतह है ना। फिर अपन उसमें कहीं डालो तो फर्र उड़ जाते हैं। तो पानी के पास क्या है? मुक्त सतह। ठोस के पास भी क्या है? मुक्त सतह। कैसे? कई बार अपन जाते हैं, थोड़ा लड्डू वड्डू खाते हैं, लड्डू के ऊपर से चिपका दिया काजू एक टुकड़ा, तो उसके पास भी क्या है? मुक्त सतह। ठोस के पास भी है, द्रव के पास भी है, पर किसके पास नहीं है? इसीलिए वह उसको अलग करती है। संघनित पदार्थ मतलब ठोस और द्रव की बात चल रही है, सॉलिड और लिक्विड की बात चल रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टॉपिक क्या हो चुका है? ख़त्म। तो ये उसकी उत्तरमाला आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और यहाँ पर हमारा गैसों का अणुगति सिद्धांत समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अगले चैप्टर के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।